बनाने की प्रक्रिया बताओ। कौन बता रहा है जेली बनाने की प्रक्रिया तुम्हारे में से? जेली बनाने की प्रक्रिया बताओ। है कौन बताएगा? कोई मत बताओ, इधर देखो भाई, बताओ तो बताओ, नहीं तो अब तो मैं तो जबरदस्ती तो बुलवाना सिर्फ। बोलोगे तो बढ़िया याद हो जाएगा, नहीं बोलोगे तो जय श्री राम। अब एक बहुत ही शानदार चीज बता रहा हूँ, सबका ध्यान उसी पर रहेगा। oh my gosh। वो है एक्चुअली जो पेक्टिन होता है ना, पेक्टिन जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेक्टिन क्या होता है। आप सभी का ध्यान इधर बोर्ड की तरफ रहेगा, बाद में दूसरी चर्चा होगी। पेक्टिन फलों के अंदर कैल्शियम पेक्टेट के रूप में पाया जाता है। इसके रूप में कोशिका भित्ति में होता है कैल्शियम पेक्टेट। पेक्टिन किस रूप में होता है? पेक्टेट के फॉर्म में होता है, ये आपको याद रखना है। कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ये से कोई भी ये कोई भी प्लांट है, अमरूद का प्लांट मान लो, किसका है? अमरूद का प्लांट है। इसके ऊपर फ्रूट लग रहे हैं। क्या हो रहा है? फ्रूट लग रहे हैं। बिल्कुल कच्चे फल भी हैं, बिल्कुल कच्चा फल है। जैसे ये बिल्कुल कच्चा अमरूद है। कैसा है गाइस? ये कच्चा अमरूद है। ये मान लो कि एकदम कच्चा अमरूद है, ज्यादा बड़ा हो गया। ये कच्चा अमरूद है, धीरे धीरे पक रहा है। ये थोड़ा ठीक ठीक पका हुआ अमरूद है, थोड़ा ठीक ठीक पका हुआ अमरूद। ये दोनों एक जैसे फीलिंग कैसे आ रही है? मतलब थोड़ा पक गया है, कहने का मतलब ये है क्या हुआ, ये थोड़ा पका हुआ अमरूद है और एक अमरूद बिल्कुल और अच्छा पक गया है। यहाँ पे आपको तीन तरीके के अमरूद दिखाई दे रहे हैं। ये कच्चा है, थोड़ा पका है, ये थोड़ा पका है। अभी पेड़ के ऊपर ही लगे हुए हैं। ऑलरेडी कहाँ पर लगे हुए हैं? अभी पेड़ के ऊपर ही आपके फ्रूट लगे हुए हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं, उसको तो हटा देंगे अपन। ये अमरूद पेड़ के ऊपर लगे हैं। हमने कल पढ़ा था ये अधपके फल ही क्यों काम में ले रहे हैं, उसके पीछे कारण बताना चाह रहा हूँ। पेक्टिन होता ना, पेक्टिन। मान लो कि ये कच्चे फल है। कैसे हैं? कच्चे फल है नंबर वन। ऐसे फल है एक केस। दूसरे ये वाले पके हुए, कैसा है? दूसरा है पके हुए फल, पके हुए फल है। और तीसरा है अधिक पके फल है। कैसे हैं गाइस? अधिक पके को बोलते हैं ओवर राइप। अधिक पके फल, पके नहीं पके। केस दिख रहे हैं तुम्हें? कच्चे फल है, अपरिपक्व फल है, पके हुए, अधिक पके हुए, तीन केस आपके सामने। कच्चे फलों के अंदर पेक्टिन प्रोटोपेक्टिन के रूप में है। किस रूप में है? बोलो प्रोटोपेक्टिन। पके हुए में पेक्टिन जो होता है, ये पेक्टिन बदल जाता है पेक्टिनिक एसिड के रूप में। किसमें? हाँ बोलो, एसिड। जैसे ही फल ज्यादा पकेगा, ये पेक्टिक एसिड में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा? बोलो पेक्टिक एसिड। ये पेक्टिनिक एसिड। अब यहाँ देखने वाली बात यह है, ये जो प्रोटोपेक्टिन है ये जल में अघुलनशील है। क्या है गाइस? बोलो जल अघुलनशील। लेकिन ये जो है ना, ये जल में घुलनशील है। कैसा है गाइस? हाँ बोलो जल घुलनशील, मतलब पानी के अंदर घुल जाता है। ये वापस जो है ये भी जल में अघुलनशील। क्या है गाइस? जल अघुलनशील। मैं जो कहना चाह रहा हूँ एक सेकंड के लिए समझना, अघुलनशील। इसका तात्पर्य क्या है वो देखो आप लोग। अगर आपने जेली बनाने के लिए कच्चे फल काम में ले ली, तो जो पेक्टिन, तो आपने काट के जब उबालोगे तो वो पेक्टिन जो होगा वो उसमें निकलेगा ही नहीं, पानी छानोगे तो पानी में नहीं निकलेगा। अगर आपने फर्मली राइप, इसका मतलब होता है पके हुए को बोलते हैं फर्मली राइप। क्या बोलते हैं गाइस? बोलो फर्मली राइप। मतलब पके हुए कठोर फल अगर आपने काम में लिए तो पेक्टिन किस रूप में है? पेक्टिनिक एसिड। ये जल में क्या है? तो
ये लिया आपने तो आप काट के उबालोगे तो पेक्टिन आराम से पानी में निकल जाएगा, छानोगे तो आ जाएगा बाहर। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है, आवाज तो चालू ही है, ऑनलाइन वालों की आवाज चालू है, सही है सब। अगर फल अधिक पके हुए काम में ले रहे हो तो पेक्टिन किस में बदल जाएगा, जो कि वापस जल में क्या है, घुलनशील। यही कारण है कि जब हम जेली बनाते हैं तो कैसे फल काम में लेते हैं, मीडियम टाइप के पके हुए या फिर पके हुए फल काम में लेते हैं। इस प्रोटोपेक्टिन को पेक्टिनिक एसिड में बदलने का काम करता है प्रोटोपेक्टिनेज एंजाइम। कौन करता है, बोलो, प्रोटोपेक्टिनेज एंजाइम। पेक्टिनिक एसिड को पेक्टिक एसिड में कौन बदलता है, तो इसको बदलता है पेक्टिक मिथाइल एस्टरेज। कौन बदलता है, हाँ बोलो, पेक्टिक मिथाइल एस्टरेज एंजाइम। बोलो, एस्टरेज एंजाइम, पेक्टिक मिथाइल एस्टरेज। ये एक बहुत लेवल का क्वेश्चन बताया, तुम्हारे सुपरवाइजर लेवल का नहीं है फिर भी। अब प्रश्न क्या आएगा, प्रोटोपेक्टिन को पेक्टिनिक एसिड में बदलने वाले एंजाइम का नाम बताओ। प्रोटोपेक्टिन। पेक्टिनिक एसिड को पेक्टिक एसिड में कौन बदल रहा है, पेक्टिक मिथाइल एस्टरेज। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपको टॉपिक डालना है पेक्टिन, लिखो पेक्टिन, और उसमें लिखना है कि फलों में पेक्टिन पेक्टिनिक कैल्शियम पेक्टेट के रूप में पाया जाता है। और फिर ये आपको एज इट इज आपको तुरंत प्रभाव से 40-50 सेकंड में उतार लेना है इसको। ऑनलाइन वालों में आज कमेंट नहीं आ रहे, क्या आवाज नहीं आ रही मेरी, बेटा ऑनलाइन सुन रहा है, ऑनलाइन में कमेंट ही नहीं आ रहे, क्या बात है, आवाज आ रही आवाज, ठीक ठीक। फलों में पेक्टिन कैल्शियम पेक्टेट के रूप में पाया जाता है। फलों में पेक्टिन कैल्शियम पेक्टेट, प्रश्न आता है कि किस रूप में होता है, तो कैल्शियम पेक्टेट। फलों में पेक्टिन कैल्शियम पेक्टेट के रूप में पाया जाता है। फिर आपको ये रिएक्शन लिखनी है इस तरीके से, फलों में पेक्टिन कैल्शियम पेक्टेट के रूप में पाया जाता है। फलों में पेक्टिन कैल्शियम पेक्टेट के रूप में पाया जाता है। लिख लिया, ये वाला लिख लिया नोट, पूरा लिखना है ये, वो लाइन तो ऊपर लिख दी, अब ये पूरा लिखना है पेक्टिन के बारे में, ये सब बात है। ओके, पेक्टिक एसिड लास्ट में है, पेक्टिक पहले है प्रोटोपेक्टिन, पेक्टिनिक एसिड, और फिर है पेक्टिक एसिड। प्रोटोपेक्टिनेज और पेक्टिक मिथाइल एस्टरेज।
किसी के छूट रहा अभी? अब लिखो जैम बनाने की प्रक्रिया, तुरंत शॉर्ट में लिख, वैसे जेली की ही आती है एग्जाम में, फिर भी जैम का शॉर्टकट अपने को आना चाहिए। जैम बनाने की प्रक्रिया, अब लिखो जैम बनाने की प्रक्रिया, जैम बनाने की प्रोसेस, मेरे साथ में लिख लेना। इसमें कुछ भी खास नहीं है, खाली अपने को प्रक्रिया लिखनी मात्र है। जेली में तो टफ था थोड़ा, पेक्टिन की जांच करते थे, इसमें मैं आपको सरल तरीके से बता रहा हूँ। सेब लिए, सेब को धो के छिलका उतारा, उसको काट करके हम गुदा अलग करते हैं। अब गुदा अलग करने में ही होता है कि भाई उसको हल्का उबालते हैं, फिर चम्मच से ये कर लिया, बस टुकड़े में काटा, थोड़ा उबल रहा पानी में, और उसको चम्मच से ऐसे करके गुदा अलग हो गया। गुदा अलग करने के बाद में उसमें चीनी मिलानी है डायरेक्ट, और थोड़ा पकाना वापस। पकते समय उसमें नींबू निचोड़ देना, सिट्रिक एसिड मिलानी, 15-20 मिनट पकने के बाद में अंतिम बिंदु की जांच करनी है, डब्बे में भर लेना। इसमें कोई पेक्टिन की जांच नहीं करनी, कुछ नहीं करना। सेब लेना, धोना है, काटना है, गुदा अलग करना है, चीनी मिलानी, सिट्रिक एसिड मिलानी है, अंतिम बिंदु परीक्षण करना है, डब्बे में भरना। समझिए? तो तुरंत प्रभाव से लिख लो। सबसे पहले लिखो फलों का चयन, फलों का चयन, फलों का चयन, धुलाई यानी ये वॉशिंग, धुलाई। फलों के चयन में जैसे कि सेब है, अगर सेब ले रहे हो 1 किलोग्राम, तो चीनी चाहिए, चीनी चाहिए 750 ग्राम। खट्टे फलों से भी बनता है तो 1.25 किलो चीनी चाहिए। अगर आप खट्टे फलों से जैम बना रहे हो, खट्टे फल या थोड़े कसेले फल, तो 1 किलो में 1.25 किलो आपको चीनी मिलानी पड़ेगी। चीनी, चीनी 1.25 किलो मिलानी पड़ेगी। बाकी सेब से या मीठे फलों से बना रहे हो तो 1 किलो गूदे के अंदर 750 ग्राम। धोने के बाद में उसका छिलका उतारना है, छिलका उतारना, छिलका उतारना, गूदा अलग करना, गूदा अलग करना। इस समय अपन उबालते भी है ना, गूदा अलग कर रहे हैं तो उबल रहा है, तभी गूदा अलग होगा। चीनी मिलाना, चीनी मिलाना, पकाना, पकाना, सिट्रिक अम्ल मिलाना, सिट्रिक अम्ल मिलाना, 2 से 3 ग्राम, वही वाली 2 से 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से। अंतिम बिंदु परीक्षण, अंतिम बिंदु परीक्षण, अंतिम बिंदु परीक्षण में, अंतिम बिंदु परीक्षण के बाद में जो है डिब्बे में भरना, और उसके बाद में भंडारण। अंतिम बिंदु परीक्षण जेली के समान, अंतिम बिंदु परीक्षण जेली के समान, खाली TSS 68 डिग्री ब्रिक्स। बाकी सेम टू सेम तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड। मिलाई हुई चीनी का 1.5 गुना वजन रह जाए। बाकी फ्लैग टेस्ट वगैरह सब सेम है, खाली TSS 68 है, जेली में 65 था और इसमें TSS 68 है। समझ में आ रही कहानी? बहुत सिंपल है, ये प्रक्रिया नहीं आएगी इसकी जेम, और इसका अंतर मैंने आपको पहले बता दिया, उस समय अंतर बताया था। तो जेम जेली दोनों में एक टेबल में, वो अंतर आपको याद रखना पड़ेगा, वहीं से आएगा क्वेश्चन। प्रक्रिया पूछ ले तो यही है, फलों का चयन, धुलाई, छिलका उतारना, गूदा अलग करने को पल्पिंग बोलते हैं, पल्पिंग। चीनी मिलाई, पकाया, पकते समय सिट्रिक एसिड, और अंतिम बिंदु की जांच कर ली, डिब्बे में भर दिया बस। अंतिम बिंदु की जांच करोगे तो तापमान 105, सेम जेली के जैसे, खाली TSS 68 है, बस और कोई फर्क नहीं। इसमें भी एक समस्या है, लिख लेना, ये लिखो पहले तो।
ओके गाइस, इसमें भी नीचे नोट करके एक जेम में भी समस्या लिखना, समय से पहले जमना, ये लिख लो पहले तो। ये लिखने के बाद जैसे जेली निर्माण में समस्या थी, वैसे भी जेम में एक समस्या है, समय से पूर्व जमना, प्री मेच्योर सेटिंग। जेम में समस्या है समय से पहले या समय से पूर्व जमना, उसको बोलते हैं प्री में। ये किसी के छूट रहा है क्या? ये वाला हाथ खड़ा करो, ये वाला किसी के छूट रहा है? ये समझ में आई कहानी? टीएसएस में खाली 68 है, बाकी जेली के जैसे ही है। तापमान कितना होगा? 105। मिलाई हुई चीनी का 1.5 गुना वजन रह जाएगा अंत में, बाकी सब सेम है बस। अब है समय से पूर्व जमने को बोलते हैं प्री मैच। इसमें समस्या लिखनी है, ऑनलाइन वाले बेटे समझ रहे हो? जेम में समस्या है प्री मेच्योर सेटिंग। प्री मेच्योर सेटिंग का मतलब समय से पूर्व जमना, प्री मेच्योर सेटिंग ऑफ जेम। इसके पीछे दो कारण है, एक तो है कम टीएसएस और अधिक पेक्टिन। इसमें भी कई बार पेक्टिन होता है, तो पेक्टिन ज्यादा होता है तो इसमें भी समय से पहले ही जेम जम जाता है। तो कम टीएसएस और अधिक पेक्टिन के कारण समय से पहले जेम जम जाता है, इसको बोलते हैं प्री मेच्योर सेटिंग। क्या कारण था? कम टीएसएस और अधिक पेक्टिन। मैं बोल रहा हूं ना बेटा, कम टीएसएस अधिक पेक्टिन। कारण है कम टीएसएस अधिक पेक्टिन। ऑनलाइन वालों ने जिसने नहीं लिखा पहले वाला, पहले तुरंत लिखो। अब एक टेबल बना रहे हैं अपन। अब लिखो अन्य उत्पाद। जैम जेली होगी, अब कुछ अन्य उत्पादों के बारे में बेसिक डेटा, थोड़ा थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, वहीं से भी प्रश्न आएंगे। अब लिखो अन्य उत्पाद। टेबल कैसे बनेगी बता देता हूं। सबसे पहले तो क्रम संख्या, एक टेबल बना रहे अन्य उत्पाद, लिखो अन्य उत्पाद। उत्पाद, अन्य उत्पाद में क्रम संख्या, उसके पास में आएगा उत्पाद का नाम, छोटे छोटे बिंदु बनेंगे, फिर टीएसएस, फिर सबसे बड़ा कॉलम रखना विशेष विवरण का। विशेष विवरण, विशेष, विशेष कैसे लिखते हैं जो नहीं आ रहा अभी तो? सही है ये, विशेष विवरण, वीवी बोलते हैं इसको, वीवी, विशेष विवरण। क्रम संख्या 1 2 3 4 को बोलते हैं। उत्पाद का नाम, टीएसएस और विशेष विवरण। सबसे पहला उत्पाद लिखो मार्मलेड। मार्मलेड को आप अगर जेली मार्मलेड कह दोगे तो आसान हो जाएगा काम। मार्मलेड को हम जेली मार्मलेड भी कह सकते हैं। इससे कहने से फायदा क्या हुआ? जेली के जितने ही टीएसएस और उतना ही फल का भाग। इसके अंदर टीएसएस तो है 65 डिग्री ब्रिक्स, और विशेष विवरण में लिखना फल का भाग, फल भाग 45%। ठीक है, एसिड याद नहीं रखनी है, एसिड है 0.5 से 0.7%। इसमें लाइन लिखनी है खाली विशेष विवरण में ही लिखना, 2-3 लाइनें लिखा रहा हूं मार्मलेड से संबंधित। ये मार्मलेड कहते हैं किसको? मार्मलेड में संतरे का रस होता है ना, उसको उबालो, चीनी मिला दो, और उसके अंदर आप डायरेक्ट क्या करोगे, इसके छिलके भी मिला देते हैं, संतरे के छिलके को भी काटो और उसमें मिला दो लास्ट, बस फिर भंडारण कर दो, है तो जेली ही होती। अब लिखो, इसमें ये लिख लिया। अब यहां पर आपको लाइन लिखनी जो कि मार्मलेड की परिभाषा के जैसे है। ठीक है, देखो इसमें, यदि जेली में, यदि जेली में नींबू वर्गीय फलों के छिलकों को, यदि जेली में नींबू वर्गीय फलों के छिलकों को
टुकड़ों में काटकर मिला दिया जाए। यदि जेली में नींबू वर्गीय फलों के टुकड़ों को काटकर मिला नहीं नींबू वर्गीय फलों के छिलकों के टुकड़ों को काटकर मिला दिया जाए तो उसे मार्मलेड कहते हैं। यदि जेली में नींबू वर्गीय फलों के छिलकों को टुकड़ों में काटकर मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं गाइस? तो उसे मार्मलेड कहते हैं। अब लिखना उपयुक्त फल है संतरा। सबसे अच्छा फल इसके लिए है, संतरे से ही बनता है मार्मलेड। उपयुक्त फल है मार्मलेड, सॉरी संतरा। मार्मलेड के लिए उपयुक्त फल है संतरा। संतरा सबसे इंपॉर्टेंट फ्रूट है, याद रखना है। तो मार्मलेड सबसे पहले इसी से बनता है, ठीक है ना। मार्मलेड कुछ नहीं होता है। मार्मलेड क्या होता है गाइस? कुछ नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फोटो बताऊं आपको। जैसे पहले तो जेली को ढंग से देखो। कई प्रकार की फ्रूट जेली होती है। ये अलग अलग तरीके की बनती है फ्रूट जेली। ये सब फ्रूट जेली, ऐसे फ्रूट जेली बनती है। स्ट्रॉबेरी से भी बन सकती है, आप किसी भी फ्रूट से जेली बना सकते हो। जेली जेली हिलाने पे हिलती है, चाकू काटने में करती नहीं है, और जो है चाकू के चिपकती नहीं है, तो चमकदार होती है। अब जो मार्मलेड है गाइस, वो देखो, marmalade. So marmalade is a jelly except the peel of fruit are suspended. इनके अंदर फ्रूट के छिलकों को भी, it's a fruit jelly in which peel of fruit are suspended. इसके अंदर है तो जेलीस, बस फलों के छिलकों को भी काट के, संतरे के छिलकों को भी मिला। नेक्स्ट लिखो मुरब्बा। अगला उत्पाद लिखो बेटा, शाबाश, अच्छा कर रहे हो तुम लोग। मुरब्बा। मुरब्बे को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिजर्व। इसमें 68 डिग्री ब्रिक्स है, 68 डिग्री ब्रिक्स TSS है, और फल का भाग है 55%। याद रखना, फल भाग 55%, फल का भाग 55% होता है इसमें। फ्रूट पार्ट 55%, फ्रूट का पार्ट 55%। ओके गाइस, गुड। अब इसमें भी लाइन लिखनी है। फल भाग 55%। एग्जाम में आ सकता है कि भाई के जो मुरब्बा होता है उसमें फ्रूट का पार्ट कितना होता है, ऐसा आता रहता है क्वेश्चन, अक्सर आते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ पहले सुपरवाइजर। संपूर्ण फल या उसके टुकड़ों को, संपूर्ण फल या उसके टुकड़ों को मुलायम कर चाशनी में डुबो दिया जाता है। संपूर्ण फल या उसके टुकड़ों को मुलायम कर चाशनी में डुबो दिया जाता है। संपूर्ण फल या उसके टुकड़ों को मुलायम कर चाशनी में डुबो दिया जाता है। उपयुक्त फल है आंवला। सबसे अच्छा मुरब्बा बनता है बेटा, वो बनता है आंवले का। आपको लिखना है इसमें आंवला। उपयुक्त फल है इसमें आंवला। उपयुक्त फल आंवला। ओके गाइस, शाबाश, हो गया काम। रिटर्न एवरीवन। तीसरा उत्पाद लिखो कैंडी। थर्ड प्रोडक्ट इज कैंडी। तीसरा उत्पाद लिखो बेटा, शाबाश, कैंडी। कैंडी में TSS होता है 70 से 75 डिग्री ब्रिक्स। और विशेष विवरण में लिखना, उपयुक्त फल है आंवला। आंवले की कैंडी ही सबसे शानदार बनती है। उपयुक्त सब्जी है पेठा। जानते हो पेठा? पेठा को बोलते हैं एश गार्ड या वैक्स गार्ड।
एश या वैक्स गार्ड, वैक्स गार्ड। वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसका? बेनिन कासा हिस्पिडा, बेनिन कासा हिस्पिडा, बेनिन कासा हिस्पिडा। इस पेठे से बनता आगरे का पेठा, आगरा का पेठा। जानते हो आगरे का पेठा फेमस? आगरे का पेठा इज ए टाइप ऑफ कैंडी। आगरे का पेठा एक कैंडी होती है, ठीक है। तो इसमें उपयुक्त फल तो आंवला है और उपयुक्त सब्जी है पेठा। पेठा एक कुकुरबिटेसी कुल में आने वाली सब्जी है, उसको एश गार्ड या वैक्स गार्ड कहते हैं, बेनिन कासा हिस्पिडा। ओके गाइस, इससे बनते हैं आगरे का पेठा। आगरे का पेठा, ये चीजें घर पे कोई बन, जेले बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं। पेठा तो हर कोई बना सकता है, पेठा बना सकते। हाउ? लेट्स रिटर्न एवरीवन। बेटा क्या तुमने लिख लिया? देखो टमाटर से जो बनता है सॉस और केचप, उसमें भी हल्का फुल्का लिख लो, केचप और सॉस। सॉस से हालांकि इनका कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। 28 डिग्री ब्रिक्स, 30 डिग्री ब्रिक्स आ भी जाए तो सॉस 30, सॉस 30 कैसे याद रखोगे? सॉस 30 सही नहीं, सॉस 30 ऐसे, सॉस 30। दोनों ही बनते हैं टमाटर से, दोनों बनते हैं टोमेटो। ओके गाइस, सॉस 30। ओके, किसी के छूट रहा मैटर ये वाला? अब एक छोटा सा शॉर्ट्स देख रहे हैं अपन, दैट इज रिलेटेड टू शाबाश। देखो कितना सरल तरीके से बनता है। आगरे का पेठा, आगरे का पेठा कोई वीडियो नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका कैसे बनता है घर पे, शॉर्ट में देखते हैं। छोटा ये पेठा लिया, पेठा कद्दू के जैसा होता है ऐसे बड़ा, उसका छिलका निकालते हैं, उसमें से छेद करने को फोर्किंग बोलते हैं। छेद करने के बाद इनको 4 से 5 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। पानी में आधा चम्मच चीनी डालकर मिक्स करो और सफेद करके लोगों का 12 मिनट तक ठंडा से इसको 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धो लो, जिसमें चूना का पानी निकल जाए। 1 लीटर पानी को बॉयल कर लो और ठंडा को डालकर 20 मिनट तक उबाल लो। छलनी में निकालकर रख लो और मिश्री या चीनी को पानी मिश्री के पाउडर को 15 से 20 मिनट मिक्स करेंगे और 10 मिनट का रेस्ट दीजिए। 10 मिनट के बाद मिश्री का पाउडर मेल्ट हो जाएगा और अब हम इसे तब तक पकाना है जब तक कि पिस्ता की बैटरी बन जाए। छलनी में निकालकर इसे 3 से 4 मिनट के लिए ठंडा करेंगे और थोड़ी सी चीनी के पाउडर से कोट करेंगे और तैयार है बाहर तो ठंडा से। इससे अच्छा ये तो इसमें सही नहीं बनाया जाता है, ये लेडी सही बताई थी। लास्ट स्टेज को फटाफट देखना। क्या हुआ? से सिर्फ 7 मिनट में त्वचा हो जाती है डल, इसीलिए अब तक की सबसे क्या हुआ? फेयर लवली क्रीम, ये सब पागल बनाने के धंधे। घर पर ही हमारा पेठा बनकर तैयार है। हंस क्यों रहो? सुनो, पेठा तो पेठा बनाने के लिए यहाँ पर देखिए हम एक बड़ा सा भटूरा लिए हैं, इसी का पेठा बनाया जाता है। आवाज किसी में ओनली वॉच। तो इसे हम धो लिए हैं, अब इसे काट लेंगे। तो देखिए सारे पेठा को हम इस तरह से लंबा लंबा काट लिए हैं। अब इसका छिलका उतारेंगे। अब इसका ये जो बीच वाला भाग है दाना वाला, इसे भी काट कर हटा देंगे। तो इसी तरह सभी का छिलका उतारकर बीच वाला भाग हटा देंगे।
सभी को धो लेंगे। अब एक ऐसा वाला चम्मच लेंगे और सभी प्लेटों में इसी सहायता से इसमें अंदर तक छेद कर देंगे। छेद करने के बाद इन सभी को छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये है देखो इसको, जो पान में लगाया जाता है। चूना लगाने से इसमें कसेलापन निकल जाता है। अभी चूना पानी को इस पानी में डालेंगे। अभी सभी पेटी के टुकड़े को इस पानी में डुबोकर 4 से 5 घंटा के लिए छोड़ देंगे। 5 घंटा हो गया है दोस्तों। अब इसे 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे। अब चूल्हे पर एक कढ़ाई जमाए हैं, इसमें पानी डालेंगे। तो पानी गर्म हो गया है। अब इसमें पेठा को डालकर इसे 8 से 10 मिनट तक उबालेंगे। इसे मीडियम आंच पर क्यों आ रही तो समझ में नहीं आ रहा। तो पेठा को 10 मिनट तक उबाल लिए हैं। अब इसे छानकर एक जाली वाला बर्तन में रख लेंगे। दोस्तों कढ़ाई को सीधे खोल लिए हैं, इसे चूल्हे पर चढ़ाएंगे। अब इसमें अभी जो पेठा छानकर निकाले थे इसे डालेंगे। ये लगभग 1 किलो पेठा है, तो हम इसमें आधा किलो चीनी डालेंगे। अब इसे चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी इस तरह से घुल न जाए। तो देखिए चीनी घुल गया है। अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी पककर गाढ़ा न हो जाए। इसे मध्यम आंच में पकाएंगे। तो देखिए चीनी पककर पेठा में ही सोख गया है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा देर ठंडा होने के बाद यह और भी अच्छा दिखने लगा है और यह बहुत ही रसीला बना है। तो ये लीजिए दोस्तों, घर पर ही हमारा सही नहीं था। अच्छा पेठा और कैसे बना होगा था? घर पे बनाने की सिंपल प्रक्रिया है। अब लिखो, सुनो, अब एक टेबल और बना रहे। अब लिखो पेय पदार्थ। पेय पदार्थ जो कि किण्वित नहीं। पेय पदार्थ, पेय पदार्थ या और उत्पाद कौन कौन से अन्य हैं वो स्टूडेंट्स आपको याद करने। पेय पदार्थ या फिर और प्रोडक्ट है। आराम से मैं कह रहा हूं, उसको पहले ध्यान से सुना करो। इधर तो प्रोडक्ट है, इस बार मैं बीच में फलों का भाग लिख रहा हूं, फल भाग, फ्रूट का पार्ट, और आगे लिखूंगा मैं टीएसएस। इस बार टीएसएस लास्ट में है, पहले वाली टेबल में टीएसएस बीच में था, भूलना मत इस बात। सबसे पहला प्रोडक्ट लिखो आरटीएस। आरटीएस का मतलब होता है रेडी टू सर्व। रेडी टू सर्व पहला प्रोडक्ट है गाइस, रेडी टू सर्व। रेडी टू सर्व ये सीधा एक ड्रिंक ही होता है। 10% फल का भाग होता है और 10 डिग्री ब्रिक्स ही टीएसएस होता है। आरटीएस में 10-10, आरटीएस में 10-10। ओके। सेकंड इज नेक्टर। सेकंड लिखना है नेक्टर। नेक्टर के अंदर लिखना 20-15, 20% और 15 डिग्री ब्रिक्स टीएसएस। सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स पानक। पानक जिसको बोला जाता है स्क्विश। पानक को बोलते हैं बेटा स्क्विश, पानक या फिर स्क्विश। इसमें होता है 25% फ्रूट का पार्ट और 40 डिग्री ब्रिक्स टीएसएस, या 40 से 50 आ जाए तो 40 से 50 डिग्री ब्रिक्स आपको करना चाहिए। 40 से 50 डिग्री ब्रिक्स। एक बनता है कोर्डियल। ये सभी अलग अलग प्रकार के रस हैं, लेकिन इनके अंदर क्या नहीं होता, ये किण्वित नहीं है, तो शराब नहीं है, ड्रिंक है, नॉर्मल पीने वाले जो रस है एक प्रकार से। 25% 30 डिग्री ब्रिक्स। ये नींबू वर्गीय फलों से बनता है, नींबू वर्गीय फलों से। ये कोर्डियल जो बनता है, कोर्डियल बिल्कुल साफ सुथरा होता है, एकदम नीट एंड क्लीन। उसके लिए शब्द काम में आता है स्पार्कलिंग क्लियर। स्पार्कलिंग क्लियर जूस। स्पार्कलिंग क्लियर जूस का मतलब होता है बिल्कुल साफ सुथरा। कोर्डियल बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट।
सुपरवाइजर 2025-24 में भी आया क्वेश्चन कि जो पानक होता है उसके अंदर, ये क्वेश्चन देखो कितनी किस्मत, देखो मैंने सुपरवाइजर के एग्जाम में सब पुरानी 15 बैच लिए, 15 ही बैच में ये लाइन लिखी हुई सुपरवाइजर, उसमें लिखा था चॉइस, सुपरवाइजर चॉइस सब में लिखा था। एग्जाम के एक दिन छोड़ के एक दिन पहले, जैसे आज पढ़ा रहा हूँ परसों एग्जाम, एक बैच ऐसा था उसमें मैंने लिखा सुपरवाइजर 2024, और सुपरवाइजर में प्रश्न भी आया कि पानक जो होता है उसके अंदर कितना फल का भाग होता है, 25%। ये क्वेश्चन आएगा, बात ध्यान रख, सही नहीं? तो अब इस बार तो रिपीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मार्मलेड आ सकता है, जैम जेली में से कुछ कुछ भी आएगा, लेकिन आएगा इस तो पढ़ा रहे उसी में से आएगा, गारंटेड। क्या है? गारंटेड। आगे बढ़ो, यहां तक डन। अब अगले प्रोडक्ट, अब कुछ ज्यादा खास प्रोडक्ट नहीं, जैसे कि एक बनता है शरबत। क्या बनता है गाइस? शरबत में फल का भाग नहीं होता है, खाली टीएसएस होता है, 65 डिग्री ब्रिक्स। एक बनता है प्राकृतिक रस, एक बनता है बेटा प्राकृतिक रस, जिसमें खाली प्राकृतिक रस ही होता है, रस के अंदर खाली 100% रस ही होता है, टीएसएस वगैरह कुछ। एक बनती है चटनी, चटनी 40-50, चटनी से याद रखना, बोलो चटनी 40-50, चटनी 40-50 याद रखना। ये प्री पीजी में आया हुआ क्वेश्चन। चटनी जो होती है उसमें 40% फ्रूट का पार्ट होता है और 50 डिग्री ब्रिक्स टीएसएस। चटनी 40-50, चटनी 40-50, चटनी 40-50 में उल्टा मत करना। चटनी 40-50 का मतलब पहले फ्रूट है फिर टीएसएस। उल्टा पूछ लिया कि भाई टीएसएस और कितना होता, तुमने किया चटनी 40-50, उल्टा हो जाए नहीं। एक नोट करके लिखो, बार्ले वाटर जो बनता है, बार्ले वाटर बताया था ना उस दिन, जो का पानी, बार्ले वाटर जो बनता है, जो नहीं बियर नहीं, ये फर्मेंटेड नहीं होता है, किण्वित नहीं, जो प्लस सिट्रस फ्रूट इसमें काम में लेते, इसमें टीएसएस वगैरह कुछ नहीं लिखना है। जो का पानी, जो को छिलका उतार के रात पर भिगो देते हैं, सुबह जो पानी रहता है उसके अंदर ही नींबू निचोड़ के पीते हैं। तो क्वेश्चन आया एआरओ के एग्जाम में, तो निम्न में से कौन सा किण्वित नहीं होता है, तो एक तो बार्ले वाटर, और बार्ले वाटर में कौन सा फ्रूट काम में आता है, तो सिट्रस, नींबू वगैरह निचोड़। बार्ले वाटर जो का पानी है, तो किण्वित नहीं है। शराब बनती है उसको तो किण्वन होता है, उसमें तो फर्मेंटेड है वो तो प्रोडक्ट। बट ये क्लियर है गाइस, यहाँ पे लिखेंगे गूगल पे, तो हेलो गूगल, बार्ले वाटर, ये बार्ले वाटर, बस जो थे जो को उबाला, बार्ले वाटर, बार्ले वाटर। इसके फायदे बहुत है, जो के पानी के अनशन फायदे हैं। बार्ले वाटर बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट देखो, ये रहा बेनिफिट, जो के पानी पीने के फायदे देखो कई सारे लिखे हुए, इसको पढ़ के बता रहा हूँ। शाबाश, इसमें डाउनलोड भी होता है क्या? ये देखो इसके फायदे देखो, कुछ लिखा हुआ है ऊपर पूरा। Barley water is a good substitute for sweetened beverage and sugary drinks that would just add calories and sugar into the body rather than nutrients. अर्थात जो का पानी उन सभी मीठे पेय पदार्थ या जो शक्कर डाले हुए पेय पदार्थ होते हैं उनकी जगह पे अच्छा है, जो कि खाली बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट ऐड नहीं करते हैं, खाली उसके अंदर शुगर ऐड करते हैं, जो मीठे जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या और कोई भी आप मीठी चीज काम में लेते हो। लेकिन इस जोका वाटर के फायदे, हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी के अंदर जो कचरा इकट्ठा हो गया है उसको डिटॉक्सिफाई करता है। गुड फॉर किडनी स्टोन, पथरी के लिए ठीक है। प्रमोट वेट लॉस, वजन को कम करता है। लोअर ब्लड प्रेशर को कम करता है। एंड गिव्स यू ग्लोइंग स्किन, आपको चमकदार त्वचा मिलती है। ओके अब आप आगे बढ़ो,
ये लिख दिया। अब लिखो नोट। नोट करके एक दो छोटे छोटे पॉइंट देखो गाइस। नोट करके पहला पॉइंट लिखो। लिखो भारत का राष्ट्रीय अचार। लिखो भारत का राष्ट्रीय अचार। भारत का राष्ट्रीय अचार लिखो नींबू का अचार। नींबू का अचार। इसी के जस्ट नीचे पॉइंट लिखो, ये तो नींबू, भारत का राष्ट्रीय अचार तो नींबू का अचार। फिर लिखो दूसरा, भारत में प्रचलित अचार आम का अचार। भारत का प्रचलित अचार आम का अचार। भारत का प्रचलित अचार आम का अचार। भारत का प्रचलित अचार। फिर लिखो विश्व में प्रचलित अचार। तीसरा पॉइंट लिखो, विश्व में प्रचलित अचार। विश्व में प्रचलित अचार लिखो खीरे का अचार। खीरे का अचार। विश्व में प्रचलित अचार खीरे का अचार। एक चीज हमने पढ़ी थी, जो विनेगर होती है ना, विनेगर, मैंने कहा ना एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड 4 से 5% होती है विनेगर में। विनेगर सिरका को बोलते हैं, लिखा था, याद रहेगा। अब हम खाद्य पदार्थों के भंडारण की जो स्ट्रक्चर होती है, देखना, एक चीज को समझना, पहले इधर देखना है। दो, हम जो भंडारण करते हैं ना, फल सब्जियों को भंडारण, 2 प्रकार की संरचनाएं होती है। एक तो जिनमें पैसा ज्यादा लगता है, जिनमें कम लगता है। तो सबसे पहले तो आती, अरे ये गलती से क्लिक हुआ है, यहाँ अलग अलग तरीके के पेन है, देखो है? चलो अपने तो अपने वापस इधर आ जाओ। देखो 2 प्रकार के भंडारण। सबसे पहले हाई कॉस्ट, क्या है गाइस, बोलो, हाई कॉस्ट स्टोरेज, लो कॉस्ट स्टोरेज। हाई कॉस्ट का मतलब पैसा ज्यादा लगता है, लो कॉस्ट का मतलब पैसा कम लगता है। तो लो कॉस्ट स्टोरेज, हाई कॉस्ट के अंदर पैसे लग रहे हैं, इसके अंदर पैसे नहीं लग रहे हैं या कम लग रहे हैं। हाई कॉस्ट स्टोरेज 3 प्रकार का। कितने प्रकार, मैं कह रहा हूं वैसे वैसे समझना है खाली। बोलो, कंट्रोल एटमोस्फेरिक, कंट्रोल्ड एटमोस्फेरिक स्टोरेज, कंट्रोल्ड एटमोस्फेरिक स्टोरेज, इसको बोलते हैं सीए स्टोरेज। क्या बोलते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। कंट्रोल्ड एटमोस्फेरिक का मतलब वातावरण को ही कंट्रोल कर लेते हैं ऐसे भंडारण में। ऐसे में ऑक्सीजन की मात्रा को तो कम कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो नियंत्रित या वातानुकूलित, नियंत्रित वातावरण वाले जो भंडारण होते हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को घटा देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा देते हैं, तो सूक्ष्म जीव उसमें रह नहीं पाते, फिर ये दिक्कत है। दूसरा स्टोरेज होता है मॉडिफाइड एटमोस्फेरिक स्टोरेज। क्या है गाइस, बोलो, मॉडिफाइड एटमोस्फेरिक स्टोरेज, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड एटमोस्फेरिक स्टोरेज, एमएस। इसको आपको याद नहीं रखना, ठीक है, इसको आपको कुछ याद नहीं। इसमें लो टेम्परेचर रहता है। एक इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं हाइपोबैरिक। क्या बोलते हैं, बोलो, हाइपोबैरिक स्टोरेज। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, सबसे ज्यादा तो पहले वाले ही, ये डब्ल्यू में आया हुआ कुछ, ये तुम्हारे लेवल में भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बेसिक बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, लो प्रेशर रहता है, कम दबाव। इसमें क्या रहता है, कम दबाव मेंटेन करते हैं इसमें। लो प्रेशर में अपन भी आज एक धरती का जो वातावरण है, इसमें एक प्रेशर मेंटेन है आज। आप जब पानी के अंदर कभी कभी छलांग लगाते हैं, पानी में जितना गहराई में जाते हैं दबाव बढ़ता है, वहां फिर कान दुखने लगते हैं, ज्यादा दबाव में जाने से दिक्कत आती है। तो एक सही दबाव रहता है, सूक्ष्म जीव भी उसी में काम करते हैं। तो अगर दबाव कम रहेगा तो सूक्ष्म जीव उसमें काम नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसा भंडारण कट फ्लावर्स के लिए फेमस है। किसके लिए, प्रश्न आ जाएगा भाई, कट फ्लावर्स जो होते हैं, कट फ्लावर्स हेतु उनके भंडारण के लिए कौन सा भंडारण सबसे बढ़िया है, तो ये आपका हाइपोबैरिक स्टोरेज। लो कॉस्ट में पढ़ेंगे वो बाद में, पहले इसको लिखो। हाई कॉस्ट वाले तीनों विधियां लिखो,
और उसमें पहले वाली बहुत खास है और लास्ट वाली भी हाइपोबैरिक थोड़ा थोड़ा आपको याद है। मेरी नई किताब बहुत जल्दी आने वाली है, काम ही नहीं हो रहा उसका, बहुत सारा फाइनल स्टेज, खाली कवर बनाना है बस। अभी मैं लेके आया पुरानी वाली तो उधर पड़ी। मेरे को हॉर्टिकल्चर में एमएससी करनी है बेटा, तो हॉर्टिकल्चर अपने वाली है, अभी तक पढ़ी है जो ठीक है, और एक कोई भी किताब पढ़ लेना और बस। तो सब चीजें अपना सिलेबस अलग है, उसका अलग है, तो थोड़ा फर्क। सॉस और केचप के अंदर टीएसएस का फर्क है, बाकी कोई खास फर्क नहीं। केचप थोड़ा बल्का पतला आता है और ये थोड़ा सा गड्ढा आता है सॉस। सुपरवाइजर के पद 1100 प्लस आने की सोचना है, 1100 प्लस सुपरवाइजर के पद। मैं तुम्हें उस दिन 1200 कितने बोले, 1250, 1250 में से अपन ने कुछ माइनस किया था, 820 बोला था, 830, 1100 प्लस भी आ सकता, ऐसा बोल रहे हैं जयपुर वाले। 1100 से ऊपर आ जाए तो और बढ़िया, आनंद की बात, सही नहीं? ओके, पद बढ़ेंगे तो कट ऑफ कम फर्क पड़ता है, ज्यादा तो नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है। 1100 कोई बहुत गणा नहीं, ठीक है। 370 से तो ज्यादा ही, पिछली बार 374 प्लस 430 थे कुल, इस बार मान लो 1150 आ गए। 1150 में से 100 150 पद तो टीएसपी में चले जाएंगे, तुम्हारे बचेंगे 1000, नॉन टीएसपी लोग 1000 बचेंगे, तो 1000 भी गणा, 3 गुना तो है कम से कम पिछले से। पिछली बार जनरल की कट ऑफ थी लगभग 229, 300 में से 229 नंबर, नहीं? तो इस कट ऑफ तो पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर किस लेवल पे आया। इस बार पेपर थोड़ा ठीक, इस बार सुपरवाइजर का पेपर इजी नहीं था, बढ़िया था पेपर, इसलिए 230 ही गई है, 230 कम ही होती है, नहीं? लगभग 73%। पिछली बार तो पद भी ज्यादा थे, कितने पद थे? 1800 थे, 1800 पद, फिर भी कट ऑफ 80% तक गई थी। वो तो डिपेंड करता है कि पेपर का स्तर क्या है, पेपर का लेवल के अकॉर्डिंग होता है। ये लिख लिया सबने? अब ये लो स्टोरेज वाला जो है लो कॉस्ट, अब अपने ज्यादा मीटर बचा नहीं। पूरे हॉर्टिकल्चर में और कौन सा टॉपिक तुम्हें लग रहा है देखे? मसाले और औषधीय पौधे तो मैं करवाऊंगा, इसके अलावा पौधों की संख्या ज्ञात करना बताया था, पौधे कैसे ज्ञात करते हैं वर्गाकार में, वही है मेन। इसके अलावा पूरा धीरे 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 करके सिस्टम से पढ़ा अपन, सबसे व्यवस्थित नोट्स बनाने की कोशिश की। अब पता नहीं तुमने भगवान जाने लिखा कैसे, बाकी तो सिस्टम से पूरा काम अपना, हॉर्टिकल्चर का काम सिस्टम से है। हॉर्टिकल्चर के कितने प्रश्न आते हैं सुपरवाइजर में? 20 आते। अगर 20 के 20 सही हो गए तो नंबर कितने होते हैं? 60 नंबर तो इसमें से हो गए। एनिमल के भी 60 हो गए तो 120, और उसके भी 60 हो गए तो 180 नंबर तो ऐसे हो गए। 15 उसके हो गए और 10 एचजी के हो गए तो कितने हो? 15 और 10 25, 25 दिया 75, फिर 75 और जोड़ो तो कितने नंबर होते हैं? 75 नंबर जोड़ो तो कितने नंबर होते हैं? तुम्हें जोड़बागी नहीं आती है? 20 इधर ले लो, 45, नहीं 45 नहीं, ज्यादा होता, 55 हो, 255 में तो टॉपर हो जाता है राजस्थान, तुमको टॉप करना है। तो आज के लिए इतना ही रोकेंगे इसको, दो दो क्लास कम से कम और चाहिए, 2-3 क्लास कल के लिए बोला है उनको, अब लगाए तब, उन्होंने कल मेरी क्लास कम कर रखी है आगे।